मैम स्टार्ट करें? हेलो, हाँ पूजा स्टार्ट करो। ओके। आवाज आ रही? स्क्रीन कर दो इसको। Good afternoon, ma'am, and my dear batchmates. Myself Pooja Kandpal, student of B.Ed first year, Department of Education, CSJM University, Kanpur. Today I am going to present a topic from paper 2, Sociological Perspectives of Education, under the guidance of Dr. R.P. Seni sir and Mrs. Anupama Yadav ma'am. The topic of my presentation is globalization, यानी वैश्वीकरण. First, we look at the outline of the contents of the presentation. These are definition of globalization, reasons for globalization, dimensions of globalization. In dimensions, we look the economic dimension, cultural dimension, political dimensional, educational dimensional, and then the advantages of globalization, yani globalization, the good, and then globalization, the bad. It means the disadvantages of globalization, and then globalization in India, how it affects India, and then major policy change in India, how policies have been changed in India regarding globalization, and then conclusion. So if we see, the earliest use of term globalization was in 1930 in a publication entitled Towards New Education, an overview of human experience in education. After the invention of concept of globalization, numerous interpretations and definitions are inspired. ग्लोबलाइजेशन को लेके बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं. उसमें से हम जो ले रहे हैं वो सोशोलॉजिस्ट मार्टिन एल्ब्रो और एलिजाबेथ किंग की दी हुई डेफिनेशन कि ऑल दोज प्रोसेसेस बाय विच द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी, यानी कि वो सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा विश्व के लोग एक साथ वैश्विक समाज में समायोजित हो जाएं, वही वैश्वीकरण है. यानी कि सारी दुनिया के लोगों का एक साथ एक सोसाइटी में आ जाना, सिंगल सोसाइटी में आ जाना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है. थॉमस लार्सन अपनी बुक में लिखते हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं. बुक का नाम है द रेस टू द टॉप, द रियल स्टोरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन. वो बताते हैं ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वर्ल्ड श्रिंकेज, ऑफ डिस्टेंसेस गेटिंग शॉर्टर, things moving closer. It pertains to the increasing ease with which somebody on one side of the world can interact for mutual benefit with somebody on the other side of the world. इनके कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया का सिकुड़ कर पास आ जाना, दूरियों का खत्म हो जाना, हर चीज दुनिया के पास आ जाए, यही प्रक्रिया ग्लोबलाइजेशन कहलाती है. इसमें दुनिया के एक हिस्से में बैठे व्यक्ति का दूसरे हिस्से में बैठे व्यक्ति के साथ इंटरैक्शन हो जाए और वो आसान होता चला जाए, और ऐसा इंटरैक्शन जिसमें कि दोनों का फायदा हो, ये ग्लोबलाइजेशन है. तो हम ग्लोबलाइजेशन को कई तरह से समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है साथ आना दुनिया के लोगों का विभिन्न लेवल्स पर, जो कि हम आगे देखेंगे किन किन चीज़ों में ये साथ में मिलके काम कर सकते हैं दुनिया के देश, लोग. तो आगे बढ़ते हैं, और इसको अगर हम जनरल वे में देखें तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल, कंपनीज, गवर्नमेंट्स एंड सोशल सिस्टम वर्ल्ड वाइड. जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे लेवल्स पर देखा जा सकता है ग्लोबलाइजेशन को.
जब लोग मिल जाएं, कंपनीज आपस में मिलके काम करें, गवर्नमेंट्स मिलके काम करें और सामाजिक जो सिस्टम है, सामाजिक ढांचा है पूरे विश्व का, एक साथ मिलके काम करें, तो ये ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन में जो भी बदलाव आए ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया में, उसका बहुत बड़ा कारण रहा है कि जो रिवॉल्यूशन आया है हमारे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में। पिछले कुछ दशकों से कम्युनिकेशन के मीन्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, और आज के समय में दुनिया उतनी बड़ी नहीं रह गई जैसे कि आज से 100 साल पहले महसूस हुआ करती थी। सब लोग आसानी से एक मोबाइल के एक क्लिक पे हम दुनिया के किसी हिस्से से कनेक्ट हो सकते हैं, एक ईमेल के थ्रू हम कहीं भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करता है और उसे बढ़ाता है। As the revolution in the field of communication transportation, the term globalization has more and more impact on cultural, economical and political system of the world. जो मुख्य रूप से जुड़े हुए जो इसके एस्पेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, उनमें कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिस्टम वर्ल्ड के आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित इकोनॉमी होती है वर्ल्ड की, तो इसमें इंक्रीज आता है ग्लोबल इंटरेक्शन में, और इसकी वजह से ट्रेड बढ़ता है, यानी व्यापार बढ़ता है, और देशों के बीच विभिन्न संस्कृतियों का, उनके आइडियाज़ का आदान प्रदान हो सकता है, और जिससे पूरे विश्व की ग्रोथ हो सकती है। पूरा विश्व संकुचित हो गया, जैसे अभी मैंने पहले भी कहा, लोग पास आ गए हैं, साथ में सामान और इन्फॉर्मेशन को वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। हम दुनिया किसी हिस्से में 1 या 2 दिन में पहुंच सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन जो है उसने एजुकेशन पॉलिसीज पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है, जिसे हम आगे देखेंगे डिटेल में। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ पूजा कंटिन्यू करो। ओके, सो व्हाट हैव बीन द रीजंस फॉर ग्लोबलाइजेशन? क्या वजहें रही ग्लोबलाइजेशन की जिससे ग्लोबलाइजेशन डेवलप हुआ? एक तो बेटर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी। हमारे देश में ही हम देखें या फिर और किसी देश में देखा जाए, हर किसी के पास सारे रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं होते हैं। किसी के पास कुछ होता है, जैसे कि मिनरल्स हैं, ऑयल्स हैं, वो अरब कंट्रीज़ के पास ज़्यादा हैं, या और भी जो मिनरल्स वगैरह हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। ये जो रिसोर्सेज हैं, इनका जो है सबके पास पहुंच हो सके, उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाए, यानी सस्ती चीज़ें अवेलेबल हो सकें, उसके लिए ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। और ऑपरेटिंग इंटरनेशनली, यानी कि इंटरनेशनली ऑपरेट करना है, जब लोगों में ये इच्छा बढ़ी कि उन्हें विदेश जाके काम करना है, बाहर जाके पढ़ना है, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो इस सब की ज़रूरत को देखते हुए भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, उसकी ज़रूरत महसूस हुई। इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर कॉमन गोल, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो कॉमन है, जैसे कि एनवायरनमेंट एक मुद्दा है जो आजकल या आज के समय में पूरे विश्व के लिए एक कॉमन गोल की तरह सामने है। एक समस्या भी कह सकते हैं हम इसको कि एनवायरनमेंट जो है खतरे में है हमारा। तो उसके लिए ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, क्योंकि सारे अगर कंट्रीज इसके साथ में मिलके काम करेंगे तभी हम एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। उसके अलावा इंटरडिपेंडेबिलिटी है कंट्रीज की एक दूसरे के ऊपर। कोई भी चीज़ है, जैसे आज के समय में ही देखें, हम वैक्सीन के लिए डिपेंड कर रहे हैं। वैक्सीन के लिए हमें जो रॉ मटेरियल था यूएस से चाहिए था, तो उसके लिए हमें डिपेंड होना पड़ता है उन पर। और साथ ही अगर वो नहीं दे रहा है, क्योंकि पिछले दिनों यूएस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बंद कर दिया था अपना कच्चा माल देना, तो उसका हम पे एक बुरा असर भी पड़ा, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन में जुड़े हुए हैं। और अगर हमें कुछ लॉज ऐसे आ जाएं जिससे हमें फ़ायदा ना मिले, तो हमारे ऊपर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। तो इंटरडिपेंडेबिलिटी हमारी हो जाती है, और ग्लोबलाइजेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज की दुनिया में हमें इसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। साथ ही साथ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन और कल्चर का होता है। कल्चर, आज एक जगह की संस्कृति दूसरी जगह पहुंचती है, एक जगह का ज्ञान दूसरी जगह पहुंचता है, और इससे
हमारा सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह का विकास होता है। तो ये सारी वजहें रही ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन किन किन क्षेत्रों में है, अभी मैंने पहले बोला इसके 3 मुख्य क्षेत्र तो हैं ही। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इकोनॉमिकल क्षेत्र है, यानी वित्तीय क्षेत्र है, जिसमें जो है सारे देशों की इकोनॉमीज जुड़ी हुई हैं। साथ में कल्चरल ग्लोबलाइजेशन होता है, जिसमें सभ्यताएं जुड़ी हैं। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें पॉलिटिक्स जुड़ती हैं विश्व की आपस में। उसके बाद एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा और भी ग्लोबलाइजेशन है जिसमें बहुत सारे, जैसे एनवायरनमेंट है और भी बहुत सारे हैं जिनको हम आगे थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो दुनिया की इकोनॉमी का एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना, यानी कि एक देश का दूसरे देश के ऊपर इकोनॉमी के लिए डिपेंडेंट होना ही इकोनॉमिक डायमेंशन कहलाता है ग्लोबलाइजेशन का। अब किन बातों पे डिपेंडेंट होती है ये इकोनॉमी? ये जो है तरह तरह के सामान के लिए जो कि हमें ज़रूरत है, हमारे देश में बन नहीं पाता, उपलब्ध नहीं हो पाता, लेकिन हमें ज़रूरत है उसके लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज उनके लिए होता है। टेक्नोलॉजी होती है, हमारे पास माल है लेकिन हमें सामान बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं पता, तो उसके लिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो और कैपिटल तो है ही, पूंजी जो कि हम लगाते हैं अपने किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमी में आती हैं। अब इकोनॉमी में जहाँ एक तरफ इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है, यानी कि जो ट्रेड बढ़ने की वजह क्या है, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसकी वजह से कुछ रूल्स में चेंज किया गया, पॉलिसीज में चेंज किया गया। जैसे कि जो बिजनेस होता है ट्रेड कंट्रीज के बीच में, उनमें लगने वाले लॉज को बदला गया, यानी कि जो टैक्सेस लगते थे या जो टैरिफ्स लगते थे उनको चेंज किया गया, कम किया गया, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड बढ़े। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया, पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट की तरह ट्रीट किया गया। फॉरेन कंट्रीज ने हमारे देश में या एक देश ने दूसरे देश में अपनी जो है इन्वेस्टमेंट करके वहाँ कंपनीज इस्टेब्लिश करी, जिन्हें हम मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ चली। और इसके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें कि इकोनॉमिक डायमेंशन के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो उसमें जैसे आउटसोर्सिंग है, बाहर की कंपनी को हम बाहर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि वो हमें सामान सप्लाई करें या सर्विस सप्लाई करें। जैसे कि अगर एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन अपना कॉल सेंटर एक डेवलपिंग कंट्री में खोले, सपोज कि यूएस का कॉल सेंटर यहाँ इंडिया में खोला जाता है, तो यानी कि हमारी कंट्री ने उसको आउटसोर्स किया, तो वहाँ के लोगों को जॉब, जहाँ हमारी कंट्री के लोगों को जॉब प्रोवाइड होगा इसकी वजह से, और इस तरह का जो जॉब है वो और कहीं नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। उसके अलावा कोई भी चीज़ अगर किसी कंपनी में बन रही है, एक और एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं कि अगर कोई कार है यूएस में असेंबल होती है, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड से, जैसे कि जापान से ले सकते हैं, जर्मनी से, कोरिया से, यहाँ से लिए जा सकते हैं। और यूएस में जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ उनको असेंबल किया जाता है और फिर उन्हें बेचा जाता है। इसके लिए यूएस को जिन जिन कंट्रीज से उसने सामान लिया सबको पे करना पड़ता है। तो ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में आ जाता है। उन कंट्रीज को फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनके पास होता है, फॉरेन करेंसी उनकी बढ़ती है, तो उनको भी फायदा होता है। और एक एग्जांपल में यूरोपियन यूनियन आ जाता है। यूरोपियन यूनियन जो है यूरोपियन कंट्रीज का यूनियन है, जिसमें 28 कंट्रीज शामिल हैं और वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेंस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सारी कंट्रीज भी आपस में एक दूसरे को फ्रीली, बहुत सारे रूल्स हैं जिनमें फ्रीडम देती है, जैसे कि लोग एक देश से दूसरे देश में इमिग्रेट हो सकते हैं, करेंसीज आसानी से एक्सचेंज की जा सकती हैं इनमें,
टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। तो ये यूरोपियन यूनियन का ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इकोनॉमिक डायमेंशन थी ग्लोबलाइजेशन की, इससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी इफेक्ट होती है। नेक्स्ट हम लेते हैं कल्चरल डायमेंशन। कल्चरल डायमेंशन जो है रिफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, मीनिंग्स एंड वैल्यूज अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व में आइडिया है, मीनिंग या वैल्यूज, ये जो संस्कृति सभ्यता है, पूरे विश्व में उनको फैलाना, साथ में मिल के कई देशों का आपस में जुड़ के एक दूसरे के सहयोग से इसे आगे बढ़ाना इज कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर इसे आसानी से समझे तो ये कह सकते हैं कि स्प्रेड ऑफ न्यू कल्चर है ये। इसमें इसकी वजह क्या रही? अगर हम देखें पहले के समय में माइग्रेशन हुआ करता था, लोग माइग्रेट होते थे। एक एग्जाम्पल पे देखें तो अलेक्जेंडर था, उसने ग्रीक कल्चर को अफ्रीका, यूरोप, एशिया कई जगहों पर फैलाया। और ये ग्रीक कल्चर की वजह से इन एरियाज में देखें तो जैसे बुल्गारिया, टर्की, इजिप्ट, ईरान, इवन पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जिनका नाम अलेक्जेंडर पे रखा गया है। तो उसने ग्रीक कल्चर को फैलाया। इस प्रोसेस में जो ये कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, इस प्रोसेस में लैंग्वेजेस का स्प्रेड होता है, रिलीजियस बिलीव्स फैलते हैं, कल्चर यानी संस्कृतियां फैलती हैं। पिछले 30 सालों में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे पहले बोला, कम्युनिकेशन के मीन्स, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हम कल्चरल डाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं और ये सब कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। क्रिश्चियन मिशनरीज जो यूरोप की थी किसी समय में, आज वो पूरी दुनिया में फैली हैं क्योंकि उन्होंने माइग्रेट किया, दुनिया के दूसरे हिस्सों में गए और लोगों को एक नई आध्यात्मिक राह से जुड़ने का मौका मिला, कन्वर्ट होने लगे लोग। इसी तरह से इस्लाम है, बुद्धिज्म है, ये सब जो है माइग्रेट हुए, पूरे विश्व में फैली इनकी संस्कृति। और भी नए सेक्ट्स हैं कुछ ऐसे, जैसे मॉर्मोनिज्म है जो कि मेनली क्रिश्चियनिटी से जुड़ा है, जीसस क्राइस्ट से, लेकिन इसके फाउंडर जोसेफ स्मिथ रहे और ये 1830 में इसका फाउंडेशन हुआ है इस सेक्ट का। तो ये नया सेक्ट है और ये भी फैल रहा है तेजी से। तो लोग माइग्रेट हुए पहले जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और कुछ नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी हुए, और इन सब की वजह से जो एक संस्कृति है वो कई देशों में फैली और ग्लोबलाइजेशन बढ़ता गया। चाइना और मेडिटेरेनियन सी एरिया के बीच में एक रूट है, ट्रेड रूट, जिसका नाम है सिल्क रोड, द सिल्क रोड। और इसके वजह से सिर्फ इन देशों के बीच में सिर्फ गुड्स का या सामान का या माल का ही नहीं, बल्कि कल्चर और नॉलेज का भी एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। कल्चरल डायमेंशन में अगर हम देखें तो एक बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस एग्जाम्पल लें तो वो है फूड, खाना। खाना एक ऐसी चीज़ है जो हर देश के साथ, हर रीजन के साथ जुड़ी हुई है और हर हिस्से के साथ एक यूनिकनेस खाने की जुड़ जाती है। इंडिया में तो हम रहते हैं, हमारे लिए बहुत आसान है ये समझना। हमारे यहाँ तो हर थोड़े डिस्टेंस के बाद कल्चर चेंज होता है, खाना भी चेंज होता है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबलाइजेशन का। फूड ने बहुत ज़्यादा कल्चरल ग्लोबलाइजेशन बढ़ाया है कंट्रीज़ के बीच में। और जैसे इसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसे मैकडोनल्ड है, कोका कोला, स्टारबक्स, देयर आर सो मैनी कंपनीज जो ये कल्चरल डायमेंशन फूड के फॉर्म में फैला रही हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स है, जैसे इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स या फार्मूला 1 है। तो ये बहुत सारे लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल कम टुगेदर एट वन प्लेटफॉर्म। तो ये वन ऑफ द ट्रूली ग्लोबल एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स के फॉर्म में अगर हम देखें होता है। लेजर एक्सपीरियंस है, म्यूजिक है, एक और एग्जांपल इसका ले सकते हैं, म्यूजिक है।
आज हमारे देश में अपना म्यूजिक तो है ही, साथ में पॉप कल्चर बहुत बढ़ रहा है, उसमें जैज है, रेगी है, अमेरिकन म्यूजिक, ये बहुत पसंद किया जाता है। या विदेशों में हमारा म्यूजिक बहुत चलन में है, यहाँ से बड़े बड़े जो म्यूजिशियंस हैं या सिंगर्स हैं बाहर जाते हैं, वहाँ पसंद किया जाता है हमारा कल्चर, हमारा म्यूजिक। और फ्यूजन ऑफ म्यूजिक ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, इंडो वेस्टर्न म्यूजिक का फ्यूजन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो कल्चरल डायमेंशन से जुड़ी हुई हैं और बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं कल्चरल डायमेंशन को आगे बढ़ाने में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल डायमेंशन ग्लोबलाइजेशन का। पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या होता है कि वर्ल्ड के सारे पॉलिटिकल सिस्टम जो भी आना चाहें साथ में, वो एक साथ मिल के काम करेंगे। यानी पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल सिस्टम बनाता है। और इस सिस्टम में क्या होता है, एक देश का एक सिस्टम है, दूसरे का दूसरा है, जब साथ में मिल जाते हैं तो नेचुरली पॉलिटिकल सिस्टम का साइज बढ़ जाता है। और पॉलिटिक्स तो अपने आप में कॉम्प्लेक्स चीज है, तो कई सारे पॉलिटिकल सिस्टम जब जुड़ जाते हैं तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। इसमें जो है पॉलिटिकल सिस्टम में नेशनल गवर्नमेंट्स तो होती ही हैं जो आपस में मिलके पॉलिटिकल सिस्टम बनाती हैं। उसके अलावा गवर्नमेंटल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। जैसे कि एक बहुत ही मेन एग्जाम्पल है इसका, क्लासिक एग्जाम्पल कह सकते हैं, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशन जो है पॉलिटिकली ग्लोबलाइजेशन में मल्टी लेवल गवर्नेंस शो करता है। बहुत सारे इसमें कंट्रीज हैं जो आपस में मिलके पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाते हैं, चलाते हैं। बहुत सारी इंटरैक्टिंग अथॉरिटीज होती हैं इसमें। उसके अलावा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो मिलके काम कर रही हैं ग्लोबल लेवल पर। फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि जो समाज कल्याण का काम करती हैं, परोपकार का काम करती हैं, उनका भी मिशन ग्लोबल हो सकता है। उनमें से जैसे एक एग्जांपल है बिल एंड मिलिंडा गेट्स। बिल गेट्स का नाम से आप सभी वाकिफ होंगे, तो उनका फाउंडेशन है बिल एंड मिलिंडा गेट्स प्रोजेक्ट। और ये इसने इम्यूनाइजेशन के लिए जो पुअर कंट्रीज हैं उनमें मल्टी बिलियन डॉलर का कमिटमेंट किया हुआ है। और ये पूरा जो है ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि ये कंपनी किसी और कंट्री की है, काम कहीं और कर रही है, चैरिटीज दे रही है, तो इसमें ये आ जाता है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा कंट्री है जिसका ग्लोबलाइजेशन के लिए जो रिस्पॉन्स है बिल्कुल अपोजिट है। वो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी अपना के चलता है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन से एकदम अलग रहता है हर लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर। वहाँ के नियम कानून बहुत ही सख्त हैं। कोई भी वहाँ कंट्री में एंटर नहीं कर सकता इजीली, बहुत हार्ड रूल्स हैं। अगर एंटर कराया भी गया है उसे तो उस पर हमेशा नज़र रखी जाती है। इवन वहाँ के लोगों का भी बाहर जाना काफ़ी मुश्किल है, बहुत सारे रूल्स हैं उनके लिए भी। तो हमने देखा कि ये 3 एस्पेक्ट्स ग्लोबलाइजेशन के। नेक्स्ट हम आते हैं एजुकेशनल डायमेंशन। एजुकेशन में भी ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट रहा है। हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो एजुकेशन जो आज के समय की एजुकेशन है, जिसे हम मास एजुकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि आज के समय में सब एजुकेशन ले रहे हैं। मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं वो एजुकेशन चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ले रहे हैं। तो ये जो मास एजुकेशन है ये कैसे आई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, उसको अगर हम देखें तो ये आज से बहुत समय पहले, करीब 15th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हुआ, कैसे हुआ? कॉलोनियलिज्म के थ्रू, जिसे उपनिवेशवाद भी कहा जाता है। मेनली यूरोपियन कंट्री जो हैं वो पूरे विश्व के कई देशों में जाके उन्होंने अपनी कॉलोनीज बसाई, मतलब उपनिवेशवाद किया। और वो कॉलोनियल एरा की शुरुआत थी। और वहाँ से सब देशों में जहाँ जहाँ वो गई वहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई।
लोगों ने देखा कि हमें अपनी इकोनॉमी को सुधारना चाहिए, अपनी पॉलिटिकल जो हमारी पावर्स हैं उनको बढ़ाना चाहिए। तो उस समय जब पॉलिटिकल इकोनॉमिकल ग्रोथ की ज़रूरत महसूस हुई, तो साथ में ये ज़रूरत भी महसूस हुई कि हमें अपनी एजुकेशन भी बढ़ानी चाहिए। और उसी वजह से आज के समय में जो हम देखते हैं मास एजुकेशन के फॉर्म में ये चीज़ निकल के आई है। जगह जगह स्कूल्स हैं, हर जगह पे हम देखते हैं, हर जगह कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो स्कूल जाने के बारे में ना सोचता हो। जाते तो हैं ही ज़्यादातर, जो नहीं भी जाते हैं वहाँ भी ये बात उठाई जाती है। हर जगह एजुकेशन की बात होती है, जो नहीं जा रहे उन्हें जाना चाहिए, उनको लेके तरह तरह के जो है अभियान चलाए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो चलते हैं। और इंडिया में अगर देखें तो इस तरह का जो उपनिवेशवाद था वो इंडिया में भी हुआ है, उसके साथ साथ अफ्रीका, ईस्ट एशिया में भी हुआ है। ब्रिटिश इंडिया में आए थे, तब उन्होंने यहाँ पर कॉलोनिज्म की शुरुआत करी थी। उसके अलावा जो ये कॉलोनियल एजुकेशन प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया, अफ्रीका या ईस्ट एशिया में ज़्यादातर हुए, तो उन्होंने क्या किया, टू क्रिएट एलाइट लोकल कम्युनिटीज टू सर्व कॉलोनियल ऑफिशियल्स। वहाँ पर जो एलीट लोकल कम्युनिटीज थी इन जगहों की, इंडिया की, अफ्रीका की, एशिया की, उनको ऐसा बनाना चाहा उन कॉलोनीज ने कि वो उन कॉलोनियल ऑफिशियल्स को सर्व कर सकें, उनके यहाँ काम कर सकें, यानी उनको अपनी तरह से एजुकेट किया। जो कि वो पहले से अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन ले रहे थे या ट्रेडिशनल चीज़ें सीख रहे थे, उसको छोड़ के उन्होंने इन कॉलोनीज के अकॉर्डिंग शिक्षा लेनी शुरू करी। टू ट्रेन लोकल पीपल्स टू वर्क इन इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज, उन कॉलोनीज की इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज में वो पार्ट लें। इस तरह से ट्रेन किया गया लोकल पीपल को, ताकि इससे फाइनली कॉलोनी का ही बेनिफिट हो। और साथ में ग्लोबल एम्पायर जो वो फैला रहा है, कॉलोनी, पूरा कॉलोनिज्म फैल रहा है वर्ल्ड में, उसका विस्तार हो। और जिस जगह जाके उसने अपना कॉलोनिज्म किया है वहां पर उसका पूरा कंट्रोल हो सके। तो इस तरह से उसने अपनी शिक्षा को पूरे विश्व में फैलाया। मेनली ये जो हुआ है यूरोपियन कंट्रीज के थ्रू हुआ है, और इसकी वजह से इंग्लिश जो है एक एलीट लैंग्वेज के फॉर्म में निकल के आई है। आज के समय में ये रिजल्ट हो गया है कि जो इंग्लिश है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन के लिए यूज करी जाती है। तो ये कॉलोनियलिज्म का ही एक जो है इफेक्ट है जो आज हम देख रहे हैं। तो ये हिस्ट्री है जो कि हमारे को ये बताती कि कैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज का एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ है। रोल ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स इन एजुकेशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ग्लोबली काम कर रहे हैं एजुकेशन को बढ़ाने में आगे। यूनेस्को उनमें से एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है। 1945 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड में ये एजुकेशन को लेके एक नया दृष्टिकोण दिया, जिससे कि जो क्वालिटी है एजुकेशन की उसे बढ़ाया जा सके और साथ ही एजुकेशन रिसोर्सेज हर किसी की पहुंच में आ सके। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने बहुत से काम करे। एजुकेशन को ग्लोबल तौर पर ह्यूमन राइट बताया। शिक्षा पर सबका अधिकार है, सबको मिलनी चाहिए ग्लोबली। साथ ही इट हैज डेवलप्ड इंडेक्सेस फॉर मेजरिंग एजुकेशनल अचीवमेंट्स अक्रॉस द कंट्रीज एंड रीजन्स। यूनेस्को ने साथ में कुछ ऐसे मेजरिंग इंडेक्सेस बनाए जो कि ये मेजर कर सकें या एसेस कर सकें कि क्या क्या अचीवमेंट्स हुए हैं एजुकेशनल लेवल पर कंट्रीज में, अलग अलग रीजन्स में, ताकि उनमें जो कमियां हैं उन्हें सुधारा जा सके और डेवलप किया जा सके। यूनेस्को की तरह ही और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है या OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इन सब ने भी शिक्षा के लिए ग्लोबल लेवल पर इसी तरह का काम
किया है, इसको आगे बढ़ाया है। यूनेस्को के ही अंडर में वर्ल्ड एजुकेशन फोरम की मीटिंग जो है साउथ अफ्रीका डकार में सेनेगल में 2000 में हुई थी, जिसमें कि 6 गोल्स एस्टेब्लिश किए गए थे एजुकेशन से रिलेटेड ग्लोबली, जिसमें पहला गोल था कि एक्सपेंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड यानी जब बच्चा बहुत छोटा होता है उस लेवल पर उसकी केयर और एजुकेशन को फैलाया जाए, उसका विस्तार किया जाए। दूसरा था प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए पूरे विश्व में। प्रमोट लर्निंग एंड लाइफ स्किल फॉर यंग पीपल एंड एडल्ट्स। उसके बाद जो यंग लोग हैं, जो यूथ है या एडल्ट्स हैं, उनको ऐसी स्किल्स दी जाएं जिससे कि वो जो है अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सकें, ग्रोथ कर सकें। नेक्स्ट इसका था इंक्रीजिंग एडल्ट लिटरेसी बाय 50%, एडल्ट लिटरेसी को बढ़ाना 50% तक, और जेंडर इक्वलिटी 2050 तक अचीव करना, ये 5th गोल था उनका। और उसके बाद 6th गोल था इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी जो भी शिक्षा का स्तर है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये वर्ल्ड एजुकेशन फोरम की मीटिंग 2000 में हुई थी और इसमें ये गोल्स सेट किए गए थे। अब हम देखते हैं कि आज के समय में ग्लोबलाइजेशन का एजुकेशन पर क्या इफेक्ट या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन इन मॉडर्न एरा। तो आज के समय में जो ग्लोबलाइजेशन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से। आज के समय की पॉलिसीज, जो भी एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, वो साथ में जो करिकुलम बनाया जाता है, पेडागोजी है, टीचिंग मेथड्स हैं, हायर एजुकेशन स्टडीज हैं, असेसमेंट के तरीके हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल हो चुके हैं। यानी कि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में सिमिलर तरीके अपनाए जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ जिस तरह के सिस्टम फॉलो होते हैं हमें भी वैसे ही करने चाहिए या हम वैसा करें, उस तरह से ही पॉलिसीज बनाई जाती हैं। साइंटिफिक रिसर्च के लिए आज के समय में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं हम एक दूसरे पर। जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वर्ल्ड की या कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, रिसर्च के लिए, नए इनोवेशंस के लिए। उसके अलावा ऑफशोर यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में हैं, यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपनी यूनिवर्सिटीज़ की ब्रांचेस खोलती है, जिसमें कि एक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है जिसने अबू धाबी और शंघाई में अपने खोले हैं इंस्टीट्यूट्स, और इसके साथ ही उन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी चलते हैं। यहाँ कानपुर में ही आईआईटी में भी ऐसा है कि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर जाते हैं और वहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ आके पढ़ाई करते हैं, अपनी एजुकेशन लेते हैं। उसके अलावा एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता जा रहा है। पहले करिकुलम पुराने समय में चेंज होने में बहुत समय लगता था, पुराने ही ढर्रे पे पढ़ाई हुआ करती थी, लेकिन आजकल स्टैंडर्ड इस तरह से हो गया है, जो ग्लोबल सिस्टम जिसे कह सकते हैं उस तरह से सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं। एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाती है, अपनी पॉलिसीज लेके चलाती है, लेकिन प्राइवेट होने की वजह से क्या होता है कि बहुत तेजी से चेंज आ सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो अपनी पॉलिसीज को बड़ी जल्दी आसानी से चेंज कर सकते हैं। उन पे कोई प्रेशर नहीं रहता है इस तरह का कि वो वेट करें या फिर बहुत लंबा प्रोसीजर को फॉलो करें, ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आज के समय में ऐसी लर्निंग सिखाई जाती है जो हमेशा काम है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि पहले के समय में क्या होता था कि हमने एजुकेशन ली, उसके बाद हमारी पढ़ाई खत्म हो गई, उसके बाद हमने एक जॉब पकड़ा और वो हम लाइफ लॉन्ग उसको करते गए, किसी पब्लिक सेक्टर में पहुंच गए, तो एक रूटीन जॉब हुआ करता था और पूरी लाइफ लोग उसी को फॉलो किया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि हर
स्टेप पर, लाइफ के हर हिस्से पर हमें चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो लर्निंग इस तरह की होनी चाहिए जो कि एडेप्टिव हो, और चैलेंजेस जो हैं क्लासरूम के बाहर जाकर भी जो सीखने वाला है, बच्चा है, स्टूडेंट है, वो आगे के चैलेंजेस को भी अडेप्ट कर सके, उनको झेल सके, उनको ओवरकम कर सके, उनके साथ लड़ सके। तो एजुकेशन सिस्टम का जो मेन आज फोकस है वो इस बात पर है कि हम बच्चे को सीखना सिखाएं कि सीखा कैसे जाता है। जितना हमने पढ़ा एकेडमिक्स में, अपनी बुक्स में, वो अपनी एक नॉलेज अपनी जगह पर है, वो अक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज है, लेकिन आगे की लाइफ में जब हमारे सामने नए चैलेंजेस आएंगे, नई परिस्थितियां आएंगी, उनको कैसे हैंडल करना है, ये सीखना आज की एजुकेशन का मेन पार्ट है, और ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो रहा है। इसके अलावा और ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट्स हैं जिसमें एनवायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन आ जाता है। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो पूरी दुनिया के लिए आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो इसमें अगर देखें तो बहुत सारे सेमिनार्स हैं, वो होते रहते हैं, बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई हैं, और इसलिए जो है ये एनवायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़ रही है। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो बना है ओजोन लेयर डिप्लीशन को ख़त्म करने के लिए। जो ओजोन लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में है, उसका डिप्लीशन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, और ऑब्वियस है इंडिया भी उनमें से एक है। और उसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट है 2015 में जो साइन किया गया है। ये एक इंटरनेशनल एफर्ट है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्लोबली फैल रही है ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। उसके लिए पेरिस एग्रीमेंट किया गया है, जो कि आता है यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर में, यानी UNFCCC, इसके अंडर में आता है। तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्योटो समिट हुआ है। तो ये सब वर्ल्ड लेवल पर मिलके ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, सेमिनार्स होते हैं, समिट्स होते हैं, और ये काम हो रहा है। मिलिट्री ग्लोबलाइजेशन एक और एस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, जिसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑन वर्ल्ड लेवल। वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी जो वर्ल्ड की आर्म्ड फोर्सेस हैं वो मिलके मिलिट्री ग्लोबलाइजेशन डेवलप करती हैं, और इनका जो गोल है वो होता है एक ऐसे मुद्दे पर काम करना कि अगर किसी एक कंट्री पर प्रॉब्लम आएगी तो जितने भी मिलिट्री ग्लोबलाइजेशन से जुड़े कंट्रीज हैं सब मिलके उसे समझेंगे कि ये हमारे ऊपर प्रॉब्लम है, और मिलके उससे कॉम्बैट करेंगे। जैसे कि ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, उसमें जो है ये ग्लोबलाइजेशन, मिलिट्री ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि टेररिज्म आज के समय में बहुत सारी कंट्रीज़ की प्रॉब्लम बना हुआ है। तो उसके लिए ये मिलिट्री ग्लोबलाइजेशन है। और इसमें UN पीस कीपिंग फोर्सेस हैं एक, और वो भी काम कर रही हैं अराउंड द वर्ल्ड। नाटो है एक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नॉर्थ अमेरिका और 30 यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच का ऑर्गेनाइजेशन है। ये काफ़ी पहले बना था लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो ये सब कोलैबोरेशन में काम करते हैं आर्म्ड फोर्सेस, दैट इज़ कॉल्ड मिलिट्री ग्लोबलाइजेशन। और उसके अलावा और भी एस्पेक्ट्स हैं जिनको इस प्रेजेंटेशन में हम उतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस पे, यानी कि क्या अच्छी बातें हैं ग्लोबलाइजेशन की। सबसे पहले तो ये लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर लाता है, जिससे कि वो मिलके अपनी सारी बातें, अपने कल्चर, अपने आइडियाज़, अपनी नॉलेज, अपनी क्रिएटिविटी, अपने इनोवेशंस, डिफरेंट चीज़ें शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। उसके अलावा इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जब हम दूसरे देश की हेल्प लेंगे, वहाँ से सामान लेंगे, सर्विसेज लेंगे जो हमारे पास नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
कैन लिफ्ट कंट्रीज आउट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी दूर होती है इससे, इकोनॉमी अच्छी होगी तो देश की गरीबी दूर होगी, देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनेगा। इंटरकनेक्ट्स मेथड्स ऑफ टीचिंग, यहाँ के मेथड दूसरे देशों के मेथड के साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं और टीचिंग मेथड्स को और बेहतर बनाया जा सकता है। उसके अलावा फैसिलिटेट लर्नर, जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको आगे आने वाली सिचुएशंस के लिए तैयार किया जाता है कि वो जो आगे आने वाले वर्ल्ड में आज का जो समाज है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है। पूरे आज के जो बच्चे हैं उन्हें ग्लोबल सिटीजन बनाया जा रहा है, जिससे कि वो आगे आने वाले अपने चैलेंजेस को फेस कर सकें। एनहेंस द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली, सोचने के क्षेत्र में, थिंकिंग में वो इंडिपेंडेंट हो सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, खुद से सोचना सीख सकें, रटी रटाई चीज़ों को अप्लाई करने के बजाय मेंटल लेवल उनका बढ़े। प्रोड्यूसेस इंक्रीज्ड क्वालिटी ऑफ साइंटिफिकली टेक्निकली ट्रेन्ड पर्सन्स, टेक्निकली ट्रेन्ड पर्सन्स जो हैं वो बढ़ें, साइंटिफिकली हम राइज करें जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। एनकरेजेस एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर मोर इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो एक्सप्लोर किए जाते हैं, एक्सप्लोरेशन होते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। जैसे ICT को इन्वॉल्व किया गया आजकल, और जो पहले के समय में बिल्कुल नहीं था, आज के समय में ये इन्वॉल्व किया गया है। उसके अलावा एनवायरमेंट कॉपरेशन है, एनवायरमेंटल कॉपरेशन है, जैसे अभी हमने बात करी एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर। वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, फाइनली जो ग्लोबलाइजेशन है वो ह्यूमन सोसाइटी का बेहतर करने में ज़रूर पार्ट ले रहा है, ये हमने भी देखा। साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन के नुकसान भी हैं, जिसमें कि एक बहुत बड़ा है कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन, यानी कि पूंजीवाद, यानी कि जो कम्युनिज्म से कैपिटलिस्ट की तरफ शिफ्ट होना, ये एक बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है। इससे होता क्या है कि जो अमीर लोग हैं ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं। कह सकते हैं हम कि रिलेटिव पॉवर्टी बढ़ती है। इससे पूरा देश ज़रूर कैपिटलिज्म की वजह से आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें कि इस देश की गरीबी दूर हो रही है या देश के गरीब लोग जो हैं वो कम हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। तो कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, इसकी वजह से टेक ओवर ऑफ नेशनल फर्म्स, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज खत्म हो रही हैं। जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनकी जगह मल्टीनेशनल कंपनीज ले रही हैं, नेशनल फर्म्स को टेक ओवर किया जा रहा है। इसकी वजह से बहुत से ऐसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं जो उतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं हैं जो MNCs में काम कर सकें, वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। उसके अलावा कल्चरल इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे जो अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो कम हो जाती हैं। हम देखते हैं आज के समय में हम बहुत सी ऐसी जो हमारे पूर्वज किया करते थे पहले, दादा नाना के समय में जो काम होते थे, जो कल्चर फॉलो किए जाते थे, हम उतने कल्चर फॉलो नहीं करते। उनकी जगह पर हम बाहर से आने वाले कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं कि आज के समय में बर्थडे में क्या किया जाता है, केक कट करते हैं और कैंडल्स जो है बुझाई जाती हैं। तो अगर हम देखें इंडियन कल्चर में ऐसा शामिल नहीं था, दूसरे तरीके थे, लेकिन हमारे कल्चर कम जो है दबते जा रहे हैं, कहीं होते जा रहे हैं, और बाहर के कल्चर को बढ़ावा मिलता है, दूसरी कंट्रीज को बढ़ावा मिलता है। एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल गैप आता है एडवांस्ड और लेस एडवांस्ड कंट्रीज के बीच में। जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस कंट्रीज के बीच में पहले से ही बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास अच्छे साधन होते हैं, अच्छी एजुकेशनल सिस्टम होते हैं, उसकी वजह से उनकी टेक्नोलॉजी और राइज करती है, और लेस डेवलप कंट्रीज को इसका एडवांटेज नहीं मिल पाता है। प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन का हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से जहाँ एक तरह से स्टूडेंट्स जो हैं डेवलप हो रहे हैं ग्लोबली, लेकिन उसके साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं एजुकेशन में, कि जैसे ये प्राइवेट स्कूल जो होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, हर किसी की पहुंच में नहीं होते। आज का गरीब बच्चा भी जो है वो इन स्कूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकता है।
तो उसकी एजुकेशन उस लेवल पर नहीं हो सकती है। और डिस्टर्ब एंड डिस्प्लेस्ड इंडिजिनियस फॉर्म स्कूलिंग, जो पहले के समय में हर क्षेत्र की अपनी एक परंपरा थी स्कूलिंग की, जैसे इंडिया में गुरुकुल सिस्टम चलता था या और जगहों पर अपने अपने सिस्टम चला करते थे, वो खोते जा रहे हैं और नई जो सिस्टम है इवॉल्व हो रहे हैं। उसके अलावा मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आ रही है। ओके। क्रिएट न्यू फॉर्म ऑफ रेसेस बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स। बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, उनके बीच में हम देखते हैं कि एक रेसिज्म डेवलप हो जाता है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो हैं थोड़ा सा महसूस करते हैं कि वो ज़्यादा सुपीरियर हैं, क्योंकि उनको उसी तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें सिखाई जाती हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती हैं। तो एक जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कॉम्प्लेक्स फील करते हैं इस चीज़ को लेके। और उसके अलावा ऐसे सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ाया जाता है जो इकोनॉमी के लिए बेहतर हो, ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम बच्चों को ऐसा ट्रेन कर रहे हैं कि वो आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें, अच्छी जॉब्स पा सकें, फॉरेन में जाके जॉब कर सकें। इस तरह की एजुकेशन पे ध्यान ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है, जिससे मॉरल वैल्यूज़ डेवलप हों, जिससे वो एक अच्छा इंसान बनने के बारे में सोचें। उन चीज़ों पर स्ट्रेस कम है, तो ये एक ड्रॉबैक है। उसके अलावा एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं ही, साथ में जो ग्लोबलाइजेशन के वजह से इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं, जो प्रोग्रेस हो रही है इकोनॉमिकली, उसकी वजह से एनवायरमेंटल इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं। उसके अलावा कुछ और भी एंटी ग्लोबलाइजेशन थॉट्स हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म बढ़ता है, जिसके लिए मैंने अभी पीछे भी जिक्र भी किया इसका, कि कैपिटलिज्म बढ़ता है। न्यू कॉलोनियलिज्म that are subservient to multinational corporations, यानी कि जो पहले मैंने अभी आपको कॉलोनियलिज्म के बारे में बताया था कि उपनिवेशवाद जो यूरोपियन कंट्रीज ने किया था पूरे विश्व के देशों में, स्पेशली एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में, वो अब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कर रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज दूसरे देशों पे जाके वहाँ बिजनेस कर रही हैं। तो ये एक नए तरह का कॉलोनियलिज्म है। वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हैं, वहाँ के पीपल यूज़ कर रही हैं, और उन्हें लेके उनका ऑब्वियसली उस जगह का भी फ़ायदा हो रहा है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लेकिन इससे जो मेन डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो एक नए तरह का कॉलोनियलिज्म उभर के आ रहा है सामने, इसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इन एजुकेशनल पॉलिसीज, हमें अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करने पड़ रहे हैं। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग है, जो सब जानते हैं आज का मेन इशू है। ग्लोबल वाटर सप्लाई है, वाटर क्राइसिस हर जगह है। एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी को लेके बहुत प्रॉब्लम है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है बढ़ रही है। ट्रांसनेशनल एयर पॉल्यूशन हर जगह फैला हुआ है, और भी तरह के पॉल्यूशंस हैं। इन सब जो है, ये सब जो है ग्लोबलाइजेशन का ही प्रभाव है। एक्सेलरेट पेंडेमिक डिजीज स्प्रेड, आज के समय में जो कोविड-19 जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन का टॉपिक है आज के समय में, उसे हम कहें कि वो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेट हुआ है, उसके पीछे है ग्लोबलाइजेशन। इतना इजी हो जाना एक का दूसरे की पहुंच में, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। तो ये थे इसकी कमियां ग्लोबलाइजेशन की। इंडिया में अगर देखें तो मेन दो एस्पेक्ट से हम देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन को, इकोनॉमिक एंगल से और एजुकेशनल एंगल से। इकोनॉमिक एंगल से अगर हम देखते हैं तो इंडिया में अगर हम देखें आज़ादी के बाद से 91 तक जो हमारी इकोनॉमी थी वो, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं हुई। 91 में आके हमारी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई, या हम कह सकते हैं स्टेगनेंट हो गई। तो इसमें क्या हुआ, 91 में पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय उन्होंने जो है पूरी पॉलिसीज में चेंज किया, और वो चेंजेस
लागू किए गए 8th 5-year प्लान से, यानी 92 to 97 ये प्लान लाए गए, पॉलिसीज लाई गई। इसमें जो पॉलिसीज थी वो एक तो प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट किया गया। उससे पहले तक हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर्स ही मेनली हुआ करते थे, प्राइवेट सेक्टर्स नहीं होते थे, तो प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत प्रमोट किया गया। ये सब 91 के बाद की बात है। उसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को बढ़ावा दिया गया, उसकी शुरुआत की गई कि फॉरेन कंपनीज आके यहाँ इन्वेस्ट करें। उसके अलावा एम्फेसिस दिया गया PPP मॉडल पर, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर थे वो प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में मिलकर काम करें, जिससे कि जो पब्लिक सेक्टर थे, पहले जो गवर्नमेंट फार्म्स हुआ करती थी, वो अगर चलती रहती थी, अगर घाटे में भी चली जाती थी, लॉस भी होता था, तो भी वो चलती रहती थी। तो इससे फाइनली किसको, गवर्नमेंट को नुकसान होता था। इसीलिए पहले लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना पसंद करते थे कि भाई कंपनी का फायदा हो या नुकसान हो, हम गवर्नमेंट जॉब में हम बिल्कुल सेफ हैं। अब एक बार जॉब कर लिया, अब रिटायरमेंट तक कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन उस पॉलिसी को 91 के बाद चेंज किया गया और उसको प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में डाला गया। उसके बाद एक LPG पॉलिसी इन्होंने बनाई। LPG पॉलिसी से मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट के जो रूल्स थे उनमें रिलैक्सेशन दिया गया। बिजनेस करने में, फर्म्स लगाने में, कंपनीज खोलने में जो भी रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए थे उसमें रिलैक्सेशन दिया गया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएं, अपना जो एम्प्लॉयमेंट है बढ़ाएं, अपने उद्योग आगे बढ़ें। और उसमें लाइसेंस राज को ख़त्म किया गया। जो लाइसेंस राज चलता था, तब तक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, उसका अबॉलिशन किया गया। लिबरलाइजेशन के बाद इस LPG पॉलिसी में आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में मतलब ये है कि पब्लिक सेक्टर को, कई पब्लिक सेक्टर को पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर में चेंज कर दिया गया। उनकी अथॉरिटी दे दी गई प्राइवेट हैंड्स में, उनकी इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर सेट करने लगे, उनके ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी काम करने वाले थे, एम्प्लॉय से सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गया। और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन LPG पॉलिसी में। और उस ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये था कि जो 91 से पहले हमारा देश जो एक्सपोर्ट नहीं किया करता था सामान, उसने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पहले क्या था, सिर्फ इंपोर्ट होता था सामान, एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। एक्सपोर्ट नहीं होगा सामान तो फॉरेन करेंसी नहीं आ पाएगी, और इसी वजह से जो हमारा इकोनॉमी थी 91 पर आकर एकदम स्टैग्नेंट हो गई थी। पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, फिस्कल डेफिसिट हो गया था। फिस्कल डेफिसिट को ऐसे समझ सकते हैं जिसमें हम कहते हैं कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, मतलब हमारी इनकम इतनी नहीं थी जितना ज्यादा हमें सामान जो है इंपोर्ट करना पड़ रहा था, सामान हमें खरीदना पड़ रहा था अपनी जरूरतों के लिए, जो हमारे पास नहीं था। तो हम खरीदते तो थे ज्यादा, लेकिन हम बेचते कुछ नहीं थे, एक्सपोर्ट नहीं होता था, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी रेवेन्यू नहीं आ पाता था। तो ये सब को ओवरकम करने के लिए जो पॉलिसी चलाई गई 91 के बाद, LPG पॉलिसी, तो जो हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जो वर्ल्ड से नहीं जुड़ी थी, उसको ओपन इकोनॉमी में चेंज कर दिया गया। ये जो है इकोनॉमिक एंगल से इंडिया में चेंजेस आए। और उसके बाद एजुकेशनल एंगल से अगर हम देखें तो एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। एजुकेशन को इस तरह का बना दिया गया है कि जो है आगे चल के बच्चा कंपटीशन फेस कर सके, इस दुनिया का, दुनिया के किसी भी हिस्से में जाए वहाँ के कंपटीशन को, चैलेंज को फेस कर सके। इंग्लिश लर्निंग पे एम्फेसिस किया गया क्योंकि इंग्लिश आज के समय में एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। और उसके अलावा इंटरनेशनल स्कूल्स जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है, वो बहुत ज़्यादा खुलने लग गए हैं। नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं करिकुलम में, जैसे कि ICT है। और साथ में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारे जो फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं, बाहर के इंस्टीट्यूट्स भी यहाँ खोलते हैं। इग्नू उसमें से एक एग्जाम्पल है। तो इग्नू ने क्या किया है कि यहाँ के अलावा बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ में और अरब कंट्रीज़ में अपनी ब्रांचेस खोली हैं, जैसे कि सिंगापुर में है, नेपाल में है, श्रीलंका में है। उसके अलावा MIT यूनिवर्सिटी है, वो एक लीडिंग एजुकेशनल ग्रुप है इंडिया का। 80 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के साथ उसका एसोसिएशन है।
उसके अलावा बेंगलोर का एक कॉलेज है न्यू शोर्स इंटरनेशनल कॉलेज, ये अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल इंटर्नशिप देता है यूरोप में, और समर स्टडी प्रोग्राम कराता है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल है इकोनॉमिक्स का। उसके अलावा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं यूरोप और अमेरिका की, उनके साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं। उसके अलावा ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर सीरीज चलती हैं, जिसमें कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर यहाँ विजिट करते हैं बेंगलोर कैंपस में कोर्सेज पढ़ाने के लिए, ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर सीरीज के तहत। तो ये न्यू शोर्स इंटरनेशनल कॉलेज है। ऐसे ही और भी बहुत से हैं, जीडी गोयनका एक एजुकेशनल ग्रुप है, वो इसमें काम कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे हैं। उसके अलावा जो है ये हमारे यहाँ पॉलिसी जो बनाई गई है, उसमें नीति आयोग जो हमारा 2015 से आया है, उसने जो है हमारे देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज़ बनाई हैं, और उसमें एक है अटल इनोवेशन मिशन, जिसमें कि जो है इनोवेशन हमारी कंट्री में बढ़ावा मिले, उसको इनोवेशन टेम्परामेंट डेवलप हो कंट्री में, उसके लिए। और स्कूल लेवल पर अटल टिंकरिंग लैब्स यानी कि ATL बनाई हैं, जिससे कि बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप हो और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो। तो ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। उसके अलावा डेवलपिंग परफॉर्मिंग इंडेक्स बनाए गए हैं, जिसको कि कहते हैं इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। ये भी नीति आयोग का बनाया हुआ है, जो फर्स्ट 3 ईयर टर्म इसका अभी बीता है 2017 से 19 के बीच में। 3 ईयर का जो प्लान था, उसमें इन्होंने ये मिशंस चलाए, ये इंडेक्स जो है इंट्रोड्यूस किया है, III इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। और ये मेजर करता है उन जो बच्चों ने जो भी क्रिएटिविटी डेवलप करी अपने अंदर, इनोवेशन को डेवलप किया, उसको मेजर करने के लिए ये बनाया गया है। और ये स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज मेजर करता है। इसमें 2021 जनवरी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कर्नाटका टॉप परफॉर्मर रहा है इस इंडेक्स में, और पंजाब जो है वो लोएस्ट परफॉर्मर रहा है। महाराष्ट्र 2nd नंबर पे था। तो इसकी पूरी लिस्ट है। और इसके अलावा पॉलिसी में चेंज किए हैं इंडिया की, ग्लोबलाइजेशन की वजह से चेंजेस आए हैं, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया। ये सारी बातें मैं अभी पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि FDI के तहत फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया गया है। आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी यानी कि ओपन पॉलिसी हमारी बनी है, ओपन इकोनॉमी करी गई है। और रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ करिकुलम ऐसा बनाया गया है कि जो बच्चों को चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार कर सके। और एम्फेसिस ऑन इनोवेशन एंड रिसर्च, जैसे कि अभी पॉलिसीज़ का जिक्र किया कि हमारे इनोवेशन रिसर्च को बढ़ावा मिल सके। और साथ में एनवायरनमेंट के लिए भी पॉलिसीज़ बनी, जिनका मैंने जिक्र अभी किया आपको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और पेरिस समिट वगैरह से ये पॉलिसीज़ इंडिया में चेंजेस हुए हैं। ये ग्लोबलाइजेशन से जुड़ी हुई बातें थी। और अब हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने इफेक्ट किया है हमको, वर्ल्ड को और इकोनॉमी को, एजुकेशन को। जैसे कि हमने इतनी सारी बातें इससे जुड़ी हुई कहीं, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। तो उसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडिंग लीडर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, जो इस पे बात करते हैं, तो बताते हैं कि हाँ, ये नेचुरली ग्लोबल इकोनॉमी और कल्चरल लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है ग्लोबलाइजेशन, और एक ऐसा फेनोमेनन है जिसे हम रोक नहीं सकते हैं। ये होगा ही अब। ग्लोबलाइजेशन इज एन इनएविटेबल फेनोमेनन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर मॉडर्न एरा। आज के समय की ये मांग है, डिमांड है, और इसे भले ही इसमें कई बुराइयां हैं, लेकिन इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमें इसके साथ ही आगे बढ़ना होगा, चलना होगा। ग्लोबलाइजेशन इज अ वेरी पॉजिटिव फोर्स दैट कैन लिफ्ट इकोनॉमी ऑफ कंट्रीज। जैसे हमने देखा, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कॉजिंग अ वर्चुअस इकोनॉमिक साइकिल एसोसिएटेड विद फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत तेजी से इकोनॉमी किसी देश की सुधर सकती है अगर वो ग्लोबलाइजेशन में इन्वॉल्व हो तो।
However, economic growth does not necessarily mean a reduction in poverty. जैसे अभी मैंने बताया आपको कि पॉवर्टी से रिलेटेड नहीं है इकोनॉमी। कोई देश इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है, जैसे यूएस है, यूएस बहुत इकोनॉमी स्ट्रांग है उसकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई गरीब नहीं होगा। दैट इज नॉट कनेक्टेड विद पॉवर्टी एट ऑल। तो पॉवर्टी एक अलग चीज़ है। इसमें जैसे अभी हम कैपिटलिज्म की बात कर रहे थे, तो उससे होता क्या पूंजीवाद से कि जो अमीर है ज़्यादा अमीर, गरीब ज़्यादा गरीब होता चला जाता है। तो ये उसका ड्रॉबैक था, वो भी हमने देखा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और देश में लोग गरीब भी हो रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है। उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन अगर एजुकेशन में देखते हैं तो एजुकेशनल पॉलिसीज़ बदलती हैं, उनको प्रभावित करती हैं, और असेसमेंट किस तरह से करा जा रहा है, किस लेवल पे बच्चों को हमें पहुंचाना है, उस तरह से असेसमेंट किया जाता है। करिकुलम कैसा हो, प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन सेक्टर हमने देखा कि बढ़ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ रहे हैं इस पर। और करिकुलम में चेंज हो रहा है। करिकुलम में चेंज इस तरह से हो रहा है कि इकोनॉमी को फायदा हो। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, फाइनली इकोनॉमी पे जाके रुकता है। तो इकोनॉमी बढ़ रही है कि नहीं, ये डिसाइड करेगा करिकुलम। इस तरह का करिकुलम बनाया जा रहा है। As a consequence, curriculum that are not fruitful for economy but for moral consciousness becomes lesser important. आज के समय में इकोनॉमी पर फुल फोकस है और मॉरल कॉन्शियसनेस पे कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन हमने देखा, अपने साथ अच्छी बातें भी लेके आता है, बुरे आउटकम्स भी लेकर आता है, और हम इसे अगर कहें तो एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि कंटिन्यूस चलता है, रोका नहीं जा सकता, एंड इट हैज़ अ नेचर ऑफ टू एजेड स्वॉर्ड। एक दो धारी तलवार है जिस पर हमें चलना है। एक तरफ से हमें फ़ायदा देगी जब हम उसे चलाएंगे, और जब पीछे लाएंगे तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन। और इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ ख़त्म करती हूँ, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू पूजा। किसी को कुछ पूछना है? मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा वैश्वीकरण क्या है। यस मैम।